गुड मॉर्निंग गर्ल्स। बच्चों, आज हम पाठ 7 मृदा इस विषय का अध्ययन करेंगे। मृदा की निर्मिति मूल चट्टानों, प्रादेशिक जलवायु, जैविक घटक, भूमि की ढलान और समयावधि जैसे घटकों पर विचार करना पड़ता है। इन सभी घटकों के संयुक्त परिणाम द्वारा मृदा की निर्मिति होती है। बच्चों, मृदा अर्थात मिट्टी। मृदा की निर्मिति के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं? मूल मिट्टी। मृदा के निर्माण का महत्वपूर्ण घटक प्रदेश यानी क्षेत्र की मूल चट्टान होती है। प्रदेश की जलवायु और चट्टानों की कठोरता के आधार पर मूल चट्टानों का अपरदन होता है यानी क्षरण होता है। परिणाम स्वरूप मूल चट्टानों का चूर्ण होकर उससे मृदा की निर्मिति होती है। जैसे महाराष्ट्र के दक्कन के पठार की मूल चट्टान बेसाल्ट के अपरदन से काली मिट्टी की निर्मिति होती है। इस मिट्टी को रेंगूर की मृदा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ग्रेनाइट व नीस इन मूल चट्टानों से लाल मृदा निर्मित होती है। प्रादेशिक जलवायु। मृदा की निर्मिति को प्रभावित करने वाला यह महत्वपूर्ण घटक है। जैविक घटक। चट्टानों का अपरदन होकर उसका चूर्ण बनता है, परंतु यह चूर्ण मृदा नहीं होता है। मृदा में चट्टानों के चूर्ण के अलावा जैविक पदार्थों का घुल मिल जाना भी आवश्यक होता है। प्रदेश की वनस्पतियों व प्राणियों के होने वाले विघटन से ये जैविक पदार्थ मृदा में मिश्रित हो जाते हैं। वनस्पतियों की जड़ें, खर, पात, प्राणियों के मृतावशेष आदि घटक पानी के कारण सड़ जाते हैं। उनका विशेष जीवों द्वारा भी विघटन होता है, जैसे केंचुए, दीमक, कनखजूरा, चींटियां आदि। ऐसे विघटित हुए जैविक पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा में यदि ह्यूमस की मात्रा अधिक हो तो मृदा उपजाऊ होती है। अनेक सजीवों द्वारा भी विघटन की प्रक्रिया होती है। परिणाम स्वरूप इन दिनों में केंचुआ खाद निर्माण का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है। केंचुआ खाद अर्थात कंपोस्ट खाद निर्मित की प्रक्रिया समझें। खाद निर्मित की प्रक्रिया में कुछ समयावधि लगती है एवं उसके लिए कुछ आवश्यक घटकों की आवश्यकता भी होती है, जैसे गीला कचरा, जल, उष्णता आदि। समयावधि यानी समय। मृदा की निर्मिति एक प्राकृतिक क्रिया है। इस प्रक्रिया में मूल चट्टान का अपरदन, जलवायु एवं जैविक घटकों का समावेश होता है। यह प्रक्रिया मंद गति से चलती है। इस कारण मृदा निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त समय लगता है। उच्च गुणवत्ता की मृदा की लगभग 2% परत निर्माण होने में हजारों वर्षों का समय लगता है, अतः मृदा अनमोल होती है। अधिक तापमान और अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में मृदा की निर्मिति की प्रक्रिया शीघ्र होती है यानी जल्दी होती है। उसकी तुलना में कम तापमान एवं कम वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा की निर्मिति की प्रक्रिया में समयावधि अधिक लगती है। प्रकृति से प्राप्त होने वाली मृदा का संसाधन के रूप में
मानव उपयोग करता है। इसे मुख्य रूप से कृषि के लिए उपयोग में लाया जाता है। अधिक कृषि उपज प्राप्त करने के लिए खेतों में अनेक प्रकार की रासायनिक खादों व कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। यानी बच्चों, यदि हम ज़्यादा रासायनिक खादों का उपयोग करते हैं तो जो मिट्टी है उसका जो उपजाऊपन है वह कम हो जाता है। भौगोलिक स्पष्टीकरण। पृथ्वी पर जीवन सृष्टि में महत्वपूर्ण घटक अर्थात वनस्पति है। इन वनस्पतियों की निर्मित वृद्धि एवं वनस्पति के आधार के रूप में मृदा का अनन्य साधारण महत्व है। केवल उचित जलवायु, भरपूर जल और सूर्य प्रकाश के होने से ही वनस्पति की वृद्धि नहीं होती। इसके लिए उपजाऊ मृदा भी महत्वपूर्ण है। बच्चों, मृदा के प्रकारों के अनुसार अनाज, फूल, फल आदि उपज भी ली जाती है। महाराष्ट्र के दक्कन के पठार पर रेगुर मृदा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से ज्वार, बाजरा जैसी फसलों का उत्पादन होता है, जबकि कोंकण, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक की मृदा में चावल का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में पानी का निकास होने वाली मृदा में आलू की फसल का उत्पादन होता है। स्थानीय उत्पादन के अनुसार वहाँ के लोगों का आहार निश्चित होता है। जिस प्रदेश में कृषि योग्य मृदा नहीं है, उन प्रदेशों में पड़ोसी देशों से अनाज आयात कर वहाँ की आवश्यकता की पूर्ति करनी पड़ती है। जैसे सऊदी अरब, कतार, ओमान आदि देश अपनी आवश्यकताएं चीन, भारत, अमेरिका जैसे देशों से माल का आयात करके पूर्ण करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं सऊदी अरब, कतार, ओमान आदि क्षेत्रों के लोग क्यों अपनी आवश्यकताओं को पड़ोसी देशों से पूर्ण करते हैं? क्योंकि बच्चों, ये तीनों देश जो हैं ये मरुभूमि से भरपूर है, अर्थात यहाँ का क्षेत्र रेतीला है, इसलिए वहाँ बहुत मात्रा में फसलें उत्पन्न नहीं हो सकती। जिन प्रदेशों में उपजाऊ मृदा होती है, उन प्रदेशों में अनाज की स्वयं निर्भरता दिखाई देती है। परिणाम स्वरूप ऐसे प्रदेशों में लोगों की बस्तियां केंद्रित पाई जाती हैं, जैसे गन्ना उत्पादन क्षेत्र में चीनी कारखाने, फल उत्पादन क्षेत्र में फल प्रक्रिया उद्योग। भविष्य में इन प्रदेशों का विकास होता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, आज हम अपने इस पाठ को यहीं पर विराम देंगे। आगे के हिस्से का भाग हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।